नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए सभी क्वेश्चन वन लाइन नोट के रूप में हैं। ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा वन लाइन नोट के रूप में लिखे गए हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए राजस्थान इतिहास के लगभग सभी टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो एक तरह से राजस्थान इतिहास का आपके रिविजन हो जाएगा। तो आप वीडियो अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। और देखिए हमने इससे पहले राजस्थान जियोग्राफी के 250 क्वेश्चन भी देख लिए हैं। 250 क्वेश्चन जो राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। तो वो भी आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसकी लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 200 से 250 क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं अपना वीडियो। और देखिए ये क्वेश्चन हम वन लाइन नोट के रूप में देख रहे हैं और इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इनकी ज़्यादा व्याख्या देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इनको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे। तो देखिए अपने पहला ही क्वेश्चन बनता है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान इतिहास का जनक या फिर पितामह किसे कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड मूलतः किस देश का निवासी था। तो देखिए मूलतः किस देश का निवासी था, आपको ध्यान में रखना है, आयरलैंड का निवासी था कर्नल जेम्स टोड मूलतः। वह शिलालेख जिसे कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय पानी में फेंक दिया था, तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसको कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय पानी में फेंक दिया था। तो ये देखिए अपने मानमोरी शिलालेख है। ये मानमोरी शिलालेख ये कहाँ मिला था इसको, ये चित्तौड़गढ़ से मिला था मानमोरी शिलालेख। इसको इंग्लैंड जाते समय इसने समुद्र में फेंक दिया था मानमोरी शिलालेख को। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से मानी गई है। तो देखिए चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से ये अपने बिजोलिया शिलालेख में मानी गई है। बिजोलिया शिलालेख ये अपने भिलवाड़ा में है, बिजोलिया शिलालेख। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या फिर शिलालेख पूछ ले तो कौन सी है अपने, ये राज प्रशस्ति है। और देखिए अपने राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में जो राजसमंद झील है उसके किनारे 25 शिलाओं पर ये उत्कीर्ण है। तो ध्यान रखें, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। और देखिए इस प्रशस्ति की रचना किसने की थी, राज प्रशस्ति की। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इस प्रशस्ति की रचना की थी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपने बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। कर्नल टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए कर्नल टोड की पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है। तो ये इतिहासकार अपने कौन से हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इस पुस्तक का अपने हिंदी में अनुवाद किया था। और देखिए एक क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताएं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कब प्रकाशित की गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कब प्रकाशित की, ये आपको कमेंट करके बताना है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई। तो देखिए राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अपने 1832 में की गई। जो भी राजस्थान के विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। और इसके मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं, अपने एजीजी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का अगर प्रथम एजीजी पूछ ले तो कौन था ये, राजस्थान का प्रथम एजीजी अपने मिस्टर लोकेट था। मिस्टर लोकेट अपने राजस्थान का प्रथम एजीजी था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये अपने 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और देखिए सभी क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज एक साथ सिलेक्ट किए हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके हमने एक साथ ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछ ले तो अपने लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए प्रतीक चिन्ह अगर पूछ ले तो क्या था, रोटी व कमल का फूल, या फिर आ सकता है चपाती, चपाती या फिर रोटी, दोनों में से एक आ सकता है, रोटी व कमल का फूल या फिर चपाती व कमल, ये आ सकता है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, ये होती है अपने नसीराबाद छावनी से। और कब हुई, डेट पूछ ले तो अपने 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी अपने नसीराबाद छावनी से। क्वेश्चन 15 है, नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार को किस किसान ने एक दिन के लिए शरण दी थी। तो देखिए नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार को अपने जो डुंगला का
रूगाराम नाम का किसान था, इसने शरण दी थी। तो आप ध्यान रखिए, रूगाराम डुंगला चित्तौड़गढ़ यहाँ का निवासी था, इसने शरण दी थी। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है? तो देखिए बिथोड़ा का युद्ध ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 को किस किसके मध्य? अंग्रेज सेनापति हिपकोट और क्रांतिकारी जो थे 1857 के जो भी क्रांतिकारी थे उनके मध्य होता है ये युद्ध। इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से कौन थे? कुशाल सिंह हो गया अपने अहुआ का ठाकुर, इसके अलावा अनार सिंह हो गया। ये अनार सिंह इस युद्ध में मारा जाता है, लेकिन इसमें क्रांतिकारियों की क्या होती है? विजय होती है। तो बिथोड़ा का युद्ध अपने 8 सितंबर 1857। काले व गोरों का युद्ध कब हुआ? तो देखिए काले व गोरों का युद्ध ये अपने 18 सितंबर 1857 को होता है। और देखिए जो चेलवास का युद्ध है इसको ही काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है। चेलवास के युद्ध को जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने आहुआ के किले पर टांग दिया था? तो देखिए ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है जिसका सिर काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया था? तो देखिए अपने मैक मॉनसन, इसी चेलवास के युद्ध में यह सिर काटा था। और देखिए इसके मरने पर नौबत वाद्य यंत्र बजाया गया था। नौबत वाद्य यंत्र यह भी पूछा जाता है, नौबत वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे सुव्यवस्थित, व्यापक और लंबे समय तक क्रांति कहाँ चली थी? तो देखिए सबसे सुव्यवस्थित और लंबे समय तक क्रांति राजस्थान में अपने कोटा में चली थी, कोटा में। तो आप ध्यान रखें कोटा में। 1857 की क्रांति का बादशाह किसे कहा जाता है? तो देखिए 1857 की क्रांति का बादशाह अगर पूछ ले तो अपने अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और देखिए अमरचंद भाटिया, इसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे। क्योंकि देखिए सबसे पहले राजस्थान में फांसी किसको दी गई थी? ये अपने इसको अमरचंद भाटिया को दी गई थी। और भारत में किसको दी थी? अपने मंगल पांडे को। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे और 1857 की क्रांति का अपने राजस्थान का बादशाह किसको बोलते हैं? अमरचंद भाटिया को बोलते हैं। राजस्थान का एकमात्र शासक जो सेनाएं लेकर अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए बाडलू जो पंजाब में है यहाँ तक गया था, तो ऐसा कौन सा शासक है जो अपनी सेना लेकर यहाँ तक गया था? तो अपने सरदार सिंह है। और ये कहाँ के शासक हैं? बीकानेर के शासक हैं। ये भी पूछा जाता है, सरदार सिंह। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई? तो देखिए मेवाड़ बिल कोर की स्थापना अपने 1841 में हुई है। 1841 में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना हुई थी। अनुमान आधारित कर कौन सा है? तो देखिए जो अपने किसानों से जो जागीरदारों के द्वारा कर लिए जाते थे उनमें अनुमान आधारित कर कौन सा है? तो देखिए लाटा व कूता नाम के जो कर हैं ये अपने लाटा व कुंता ये अपने अनुमान आधारित कर हैं। और देखिए लाटा कर अगर पूछ ले तो जो फसल होती थी, जो फसल निकलने के बाद जो ढेर लगाया जाता था, उस ढेर को देखकर जो अनुमान लगाया जाता था कर का, उसको लाटा कर के नाम से जानते हैं। और खड़ी फसल को देखकर जो अनुमान आधारित कर वसूला जाता था उसको क्या? कूता नाम से जानते हैं। तो ये दोनों अपने अनुमान आधारित कर हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान यहाँ किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा यहाँ पर दाकर जाति के किसान थे, दाकर जाति के। किसानों से लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क ये क्या कहलाता है? तो देखिए उत्तराधिकारी शुल्क या फिर कर ये क्या कहलाता है? अपने तलवार बंदाई कर के नाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक की जाति पूछी जा सकती है, स्थान पूछा जा सकता है, इसका मूल नाम पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए विजय सिंह पथिक की जाति तो अपने मूलतः गुज्जर जाति है। फिर मूलतः ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये कहाँ के निवासी थे? मूलतः उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? गुडावली बुलंदशहर जिले के अपने यूपी के निवासी हैं। और मूल नाम इनका क्या है? अपने भूप सिंह इनका मूल नाम है। तो आप तीनों बात ध्यान रखें, गुज्जर जाति, गुडावली गांव, बुलंदशहर यूपी, और मूल नाम हमने भूप सिंह, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए प्रताप नामक समाचार पत्र के अपने संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये समाचार पत्र अपने कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादक ये कौन है? तो देखिए राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादक अपने हैं विजय सिंह पथिक। और ये कहाँ से होता था? वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र यहाँ से समाचार पत्र प्रकाशित होता था। और देखिए कब से शुरू किया था? ये 1919 से शुरू किया था। और देखिए इस समाचार पत्र को अगर पूछा जाए आर्थिक सहयोग किसने प्रदान किया था, तो आर्थिक सहयोग अपने जमनालाल बजाज हो जाएगा। और ये संपादक कौन है इसके? विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। त्याग भूमि समाचार पत्र काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? अपने हरिभाऊ उपाध्याय, त्याग भूमि के अपने हरिभाऊ उपाध्याय। पंचेड़ा गीत किसने लिखा था? तो देखिए पंचेड़ा गीत किसने लिखा था? अपने
माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पंछेड़ा गीत लिखा था ये। क्वेश्चन 31 है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से है और ये 1919 इसकी सन है, डेट है इसकी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? तो देखिए बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था अपने मुख्य रूप से तो अपने रामनारायण चौधरी, और कौन थे? और विजय सिंह पथिक। मुख्य रूप से अपने ये पूछा जाता है रामनारायण चौधरी। निमुचना हत्याकांड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफी। ये कब घटित हुआ था? तो देखिए निमुचना हत्याकांड अपने 14 मई 1925 को घटित हुआ था, 14 मई 1925, और ये अपने अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, अलवर से। और देखिए निमुचना हत्याकांड में गोलीबारी का आदेश देने वाला सेनापति भी पूछा जा सकता है। ये कौन था? कमांडर छज्जू सिंह। कमांडर छज्जू सिंह इसने गोलीबारी का आदेश दिया था निमुचना हत्याकांड। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना अपने 1931 में हुई थी, 1931। शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा। बीरबल दिवस किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए बीकानेर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, बीकानेर आंदोलन। चौहान वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो देखिए चौहान वंश का संस्थापक अपने वासुदेव को जाना जाता है। और देखिए ये उल्लेख कहाँ मिलता है? अपने बिजोलिया शिलालेख, इसके अनुसार इसको अपने चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए सीकर का जो हर्षनाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया था अपने गुवक प्रथम ने। गुवक प्रथम जो कौन है? चौहान वंश का शासक था। अजय मेरू नगर यानी कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए अजमेर की स्थापना करने वाले अपने हैं अजय राज। अजय राज 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और देखिए अजमेर को राजधानी भी सर्वप्रथम किसने बनाया था? अपने अजय राज ने ही बनाया था, और इसकी स्थापना भी इसने ही की थी। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देखिए पुष्कर का वराह मंदिर का निर्माण अपने अर्नोराज ने कराया था, अर्नोराज ने। और देखिए इसका उपनाम अगर पूछा जाए, अर्नोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। आनाजी ने अपने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले इत्र का आविष्कार करने वाले कौन है? ये अपने हैं नूरजहां की माता जो थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। और देखिए कहाँ पर बैठकर किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो अजमेर की आना सागर झील है इसके किनारे जो उद्यान बना हुआ है उसमें बैठकर नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। सोमेश्वर किसका दरबारी? देखिए सोमेश्वर यहाँ पर गलत हो गया है, सोमदेव है ये। सोमदेव किसका दरबारी कवि था? देखिए सोमदेव अपने विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था, सोमेश्वर नहीं है। सोमेश्वर तो अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी का नाम है। तो सोमेश्वर तो अपने पृथ्वीराज थर्ड के पिताजी थे, लेकिन सोमदेव है यहाँ पर। सोमदेव अपने विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव के दरबारी कवि थे। और देखिए सोमदेव की रचना भी पूछी जाती है। ललित विग्रहराज किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है, ललित विग्रहराज। और देखिए विग्रहराज चतुर्थ ये भी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। तो देखिए संस्कृत भाषा में इन्होंने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक के लेखक कौन है? तो अपने ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ हरिकेली नाटक के लेखक हैं, हरिकेली नाटक के। और देखिए आपको ध्यान में रखना है हरिकेली नाटक इसको इन्होंने जो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, संस्कृत पाठशाला, उसकी दीवारों पर भी उत्कीर्ण कराया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बना दी। और मस्जिद का नाम क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो प्राचीन समय की संस्कृत पाठशाला है, तो आप ध्यान रखें। पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो देखिए केमास इसके प्रधानमंत्री का नाम था। पृथ्वीराज तृतीय इनके प्रधानमंत्री का नाम है केमास, जिनको कदम्बवास के नाम से भी जाना जाता है। दल पुंगल व राय पिथोरा किसकी उपाधि है? तो देखिए दल पुंगल व राय पिथोरा अपने पृथ्वीराज थर्ड की उपाधि है। और देखिए दल पुंगल का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। विश्व विजेता ये अपने दल पुंगल का मतलब है। और देखिए पृथ्वीराज थर्ड की अपने घोड़ी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? नाट्यरंबा इनकी घोड़ी का नाम है। नाट्यरंबा किसकी घोड़ी है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। तराइन का प्रथम व दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1191 में तो अपने तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में तो अपने पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध होता है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। और दूसरा युद्ध होता है अपने 1192 में इन दोनों के मध्य, और इसमें अपने मोहम्मद गौरी की विजय होती है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना अपने 1927 में हुई थी, 1927 बंबई में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना काफ़ी बार पूछा जा चुका है।
1944 में हुई थी, 1944 में। और भोगीलाल पांड्या इसके संस्थापक हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल के। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अपने माणिक्य लाल वर्मा हैं। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछ ले तो 1938 में इसकी स्थापना हुई है, 24 अप्रैल 1938 को। और देखिए संस्थापक तो अपने माणिक्य लाल वर्मा हैं। और कभी कभी इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछ लेते हैं, तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे अपने बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को किस जेल में बंद किया गया? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष ये अपने भूरेलाल भैया थे। तो भूरेलाल भैया को अपने सराड़ा दुर्ग में कैद किया गया था, सराड़ा दुर्ग में। और देखिए आपको ध्यान में रखना है, सराड़ा दुर्ग को मेवाड़ का काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। सराड़ा दुर्ग को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, इसमें इसको कैद किया था। नारायणी देवी किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई है? देखिए देवी यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। नारायणी देवी अपने किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई है? मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। और ये अपने माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की अगर पूछ ले तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों आप ध्यान में रखें, मारवाड़ सेवा संघ तो अपने 1920 और मारवाड़ हितकारिणी सभा अपने 1921। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो देखिए कृष्णा दिवस अपने मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। 1936 में यह मनाया था कृष्णा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए। क्वेश्चन 55 है, पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था के लेखक कौन है? तो देखिए पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, इन दोनों पुस्तक के लेखक अपने जय नारायण व्यास हैं। तो आप ध्यान रखें। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? तो देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना अपने कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की है। तो आप ध्यान रखें, जयपुर प्रजामंडल अपने 1931 कपूर चंद पाटनी। आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो देखिए आजाद मोर्चे का गठन अपने बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। और देखिए आजाद मोर्चा ये अपने जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल। और देखिए इस मोर्चे ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन ने। तो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा की पुस्तकें। देखिए सागरमल गोपा की पुस्तकें भी पूछी जा सकती हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी? एक तो क्या अपने आज़ादी के दीवाने, काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, ये सभी किसकी पुस्तकें हैं? अपने सागरमल गोपा की। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। वह क्रांतिकारी जिन्हें जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो देखिए ऐसे कौन से क्रांतिकारी जिन्हें जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया था? तो अपने सागरमल गोपा हैं, ये अपने जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। और देखिए इनको जिंदा जलाने वाला थानेदार कौन है? ये थानेदार था अपने गुमान सिंह। थानेदार गुमान सिंह ने 1946 में सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया था। रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए रास्तापाल हत्याकांड अपने 1947 की घटना है। 19 जून 1947 को रास्तापाल हत्याकांड होता है। और देखिए जो बील बालिका थी कालीबाई, अपने अध्यापक को बचाने के प्रयास में ये शहीद हो जाती है। और इनके साथ नानाभाई खाट जो इनके अध्यापक थे, इनकी भी हो जाती है मृत्यु। और कालीबाई इनकी भी हो जाती है मृत्यु। आप ध्यान रखें, ये दोनों अपने शहीद हो जाते हैं। भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख अगर पूछ ले तो कौन थी? अपने नागेंद्र बाला थी, नागेंद्र बाला। और देखिए जो कोटा प्रजामंडल है इसकी प्रमुख महिला कार्यकर्ता थी नागेंद्र बाला। तो आप ध्यान रखें, ये अपने भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई है? तो देखिए रियासती विभाग की अगर स्थापना पूछ ले तो अपने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग का अगर अध्यक्ष व सचिव पूछ ले तो देखिए रियासती विभाग का अध्यक्ष तो थे अपने वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और वीपी मेनन रियासती विभाग का सचिव था। मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया? तो देखिए मत्स्य संघ अपने राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है, इसका नाम अपने के.एम. मुंशी के सुझाव के आधार पर रखा गया था। और देखिए मत्स्य संघ ये कब बना था? अपने 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में। और देखिए एकीकरण पूछा जाए कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो अपने 7 चरणों में पूरा हुआ था, 7 चरणों में। और ये कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956, जो भी वर्तमान राजस्थान है इसका स्वरूप 1 नवंबर 1956 से है। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो देखिए 184 लाख थी मत्स्य संघ की वार्षिक आय, यानी कि 1,84,00,000 अपने मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए राजस्थान में सहकारिता की अगर शुरुआत पूछ ले तो अपने बिनाय का अपने अजमेर में, यहाँ से हुई थी 1904 में राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत।
शंकर देवराय कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? तो देखिए अपने भरतपुर व धौलपुर, इनका जब एकीकरण होता है राजस्थान में, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध किया था कि वो अपनी भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहते हैं, अपनी ब्रज भाषा के आधार पर। तो यही जानने के लिए शंकर देवराय कमेटी ये गठित की गई थी इनकी वोटिंग कराने के लिए। तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? 3 सदस्य। शंकर देवराय तो इसमें अध्यक्ष थे। इसके अलावा आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल, ये तीनों सदस्य इसमें थे शंकर देवराय कमेटी में। 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए 1 नवंबर 1956 अपने 7वां चरण पूरा होता है राजस्थान एकीकरण का। तो इस दिन कौन थे अपने मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया थे। आप ध्यान रखें, मोहनलाल सुखाड़िया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अपने फजल अली है, फजल अली। और ये भी 3 सदस्यीय आयोग हैं। किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो देखिए ऐसा कौन सा शासक है जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये अपने चंद्रवीर हैं, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक हैं ये। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? तो देखिए राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत अपने झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत जो 1837 में अपने कोटा से अलग होकर बनी थी और 1838 में इसको अंग्रेजों ने मान्यता दी थी। तो आप ध्यान रखें, अंग्रेजों द्वारा एकमात्र रियासत राजस्थान की कौन सी अपने निर्मित ये झालावाड़ रियासत है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो देखिए राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? अपने टोंक रियासत है। क्वेश्चन 74 है, जारशाही किस राज्य की मुद्रा है? तो देखिए जारशाही मुद्रा अपने किस राज्य की है? जयपुर राज्य की मुद्रा है जारशाही। और देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 75, गदैया चांदोड़ी किस रियासत की मुद्रा का नाम है? तो देखिए गदैया आ जाए, चांदोड़ी आ जाए, ये सभी अपने मेवाड़ रियासत की मुद्राओं के नाम है। संत सभा की स्थापना 1883 में हुई थी और किसने की थी? गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी 1883 में। और देखिए भगत आंदोलन किसने चलाया था? ये भी अपने गोविंद गिरी ने चलाया था। देखिए गोविंद गिरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अपने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा गोविंद गिरी का, आप जरूर देखिए उसको। तो देखिए भगत पंथ ये इसके चलाने वाले कौन है? इसको चलाने वाले अपने गोविंद गिरी हैं। और इसके सहयोगी कौन थे? इनके सूरजी भगत इनके प्रमुख सहयोगी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए परोपकारिणी सभा की स्थापना राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उदयपुर में की थी। और यह भी कब की थी? 1883 में की थी। देखिए आप याद रखें, एक तो संत सभा 1883 और एक अपने परोपकारिणी सभा उदयपुर, ये भी 1883। और देखिए गोविंद गिरी के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं 1883 से 1883 संत सभा। संत महावजी का संबंध किस जिले से है? तो देखिए संत महावजी का संबंध अपने डूंगरपुर जिले से है। इनका जन्म तो होता है अपने साबला डूंगरपुर और इनका प्रमुख केंद्र क्या है? अपने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। मानगढ़ हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो देखिए मानगढ़ हत्याकांड काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड घटित होता है। 17 नवंबर 1913 को लगभग 1500 से अधिक आदिवासी मारे जाते हैं इसमें। और ये कहाँ है? अपने बांसवाड़ा जिले में है, आनंदपुरी बांसवाड़ा। मानगढ़ हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी पर। क्वेश्चन 81 है, आदिवासियों का मसीहा और बावजी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए आदिवासियों का मसीहा और बावजी उपनाम से अपने मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें मोतीलाल तेजावत। और देखिए मोतीलाल तेजावत से संबंधित भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने पहले देख लिए हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिए एकी आंदोलन के प्रणेता अपने मोतीलाल तेजावत को माना जाता है। 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कहां से की थी इस आंदोलन की शुरुआत? अपने चित्तौड़गढ़ का जो मातृकुंड स्थान है यहां से इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार ज्ञापन में मोतीलाल तेजावत ने महाराणा फतेह सिंह के समक्ष कितनी मांगे रखी थी? तो देखिए मोतीलाल तेजावत ने एक मांग पत्र तैयार किया था। इसमें 21 मांगे थी, 21 मांगे, जिसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना गया। और ये किसको दिया था? महाराणा फतेह सिंह, इनके सामने ये मांगे रखी थी। तो आप ध्यान रखें 21 मांगे थी, 21 सूत्री मांग, और इसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया, मेवाड़ की पुकार। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9 जुलाई। देखिए ये भी इसमें मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में इसमें भी गलत लिख दिया मैंने। 9 मई को हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म, 9 मई 1540। तो आप ध्यान रखें 9 जुलाई नहीं है, ये गलत है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है अपने
बादल महल कुंभलगढ़ में। तो आप ध्यान रखें, बादल महल कुंभलगढ़। देखिए जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो आपको इसको 9 मई माने, 9 मई है ये। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए महाराणा प्रताप के बचपन का नाम ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, अपने कीका था बचपन का नाम। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे थे, पहले 4 दूत। तो ये कौन कौन से थे, इनके क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने जलाल खा आया, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत सिंह और इसके बाद टोडरमल। तो आप ध्यान रखें, जलाल खा, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। जोधपुर मिष्ठान भंडार, और ये टी आप आगे याद रख सकते हैं। जोधपुर से हो जाएगा अपने कौन सा, जे से जलाल खा, एम से मान सिंह, बी से हो जाएगा अपने भगवंत दास और टी से अपने टोडरमल। ये इसका सही क्रम है भेजने का। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? तो देखिए इसकी 2 डेट मिलती हैं, 18 और 21 जून 1576। इसकी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट बताते हैं, 18 व 21 जून। और देखिए गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून इस दिन लड़ा गया था, 21 जून 1576। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो देखिए महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति अपने हाकिम खां सूर था, जो एक अफगानी पठान था। तो आप ध्यान रखें ये। हल्दीघाटी का युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन करने वाला कौन सा इतिहासकार है? तो देखिए ऐसा इतिहासकार कौन है जिसने हल्दीघाटी युद्ध के आंखों देखा हाल का वर्णन किया है? तो देखिए अपने ये बदायूनी था, ये अपने अकबर की सेना के साथ में आया था इस युद्ध में। तो बदायूनी ने इसका आंखों देखा हाल का वर्णन किया था। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल कर क्या रख दिया था? देखिए हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर जब उदयपुर आता है तो उदयपुर का नाम बदल कर अपने मोहम्मदाबाद रख दिया था। तो आप ध्यान रखें, मोहम्मदाबाद 1576 में। मेवाड़ की थर्मोपोली और मेवाड़ का मैराथन, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो देखिए मेवाड़ की थर्मोपोली तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था अपने हल्दीघाटी युद्ध को, और मेवाड़ का मैराथन अपने दीवेर के युद्ध को कहा जाता है। ये दोनों बात किसने कही? अपने कर्नल जेम्स टोड ने कही है। मेवाड़ की थर्मोपोली ये अपने हल्दीघाटी का युद्ध, और मेवाड़ का मैराथन अपने दीवेर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखिए महाराणा प्रताप की छतरी अपने बांडोली गांव में 8 खंभों की छतरी है, और ये केजड़ बांध के किनारे है बांडोली गांव में। चंद्रप्रदाय के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार अपने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार। ये अपने ग्रंथ किसका है? चंद्रप्रदाय का ग्रंथ है। उद्योतन सूरी ने प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा है? तो देखिए उद्योतन सूरी ने प्रतिहार वंश का कर्ण अपने कक्कुक को कहा है। आप ध्यान रखें, प्रतिहार वंश का अगर कर्ण पूछ ले तो ये अपने कक्कुक को कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार के किस शासक की उपाधि अपने रणहस्तिन है? तो देखिए रणहस्तिन ये किसकी उपाधि है? ये अपने गुज्जर प्रतिहार के शासक वस्त्रराज की उपाधि है। आप ध्यान रखें, वस्त्रराज की उपाधि क्या है? रणहस्तिन। गुज्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो देखिए वास्तविक संस्थापक अपने वस्त्रराज को ही कहा जाता है, गुज्जर प्रतिहार राजवंश का। प्रतिहार वंश का पितृहंता किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिहार वंश का पितृहंता अपने मिहिर भोज को कहा जाता है। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, इसलिए इसको प्रतिहार वंश का पितृहंता कहा जाता है। किस प्रतिहार शासक के काल में अरबी यात्री सुलेमान ने यात्रा की थी? तो देखिए अरबी यात्री सुलेमान अपने मिहिर भोज के काल में आता है, मिहिर भोज। आदि वराह किसकी उपाधि है? तो देखिए आदि वराह उपाधि भी अपने किसकी है? मिहिर भोज की ही उपाधि है। और ये कहाँ से पता चलता है? ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। आदि वराह उपाधि किसकी है? अपने मिहिर भोज की। कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो देखिए कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा अपने राजशेखर की रचना है। टोंक का बिसलपुर बांध किसने बनाया था? तो देखिए टोंक का जो बिसलपुर बांध है ये अपने विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसल देव ने। संयोगिता किसकी पुत्र थी? तो देखिए संयोगिता हमें पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसके साथ गंधर्व विवाह किया था इसने। तो ये अपने जयचंद गढ़वाल की पुत्र थी, जयचंद गढ़वाल की। राजस्थान का ऐसा शासक जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए ऐसा कौन सा शासक है जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए ये है अपने हमीरदेव चौहान, जो राजस्थान इतिहास में अपनी हट के लिए जाना जाता है, हमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था तब यहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। तो आप ध्यान रखें। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान
अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा जाता है? तो देखिए ये मारा जाता है अपने नुसरत खां। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान नुसरत खां मारा जाता है। किसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर दी थी? तो देखिए किसके विश्वासघात के कारण? ये अपने रणमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण। तो आप ध्यान रखें, रणमल व रतिपाल, और ये हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा माना जाता है? तो देखिए राजस्थान का प्रथम शाखा अगर पूछ ले तो ये अपने रणथंभौर का ही शाखा है, जिसमें 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है और दुर्ग को विजय कर देता है, उस समय अपने हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में तो होता है अपने केसरिया, और हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंग देवी, इनके नेतृत्व में होता है अपने जौहर। यानी कि राजस्थान का पहला शाखा अगर पूछा जाए तो अपने ये रणथंभौर वाला है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो देखिए जालोर विजय के समय अपने शासक था कान्हड़देव चौहान। तो आप ध्यान रखें, कान्हड़देव चौहान। अगला क्वेश्चन है, किसके विश्वासघात के कारण जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ था? तो देखिए आप ये विश्वासघात आप ध्यान रखें, किसके? दैया सरदार बीका, इसके विश्वासघात के कारण अपने जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का हुआ था अधिकार। और देखिए रणथंभौर हमने अभी देखा है, किसके विश्वासघात के कारण? रणथंभौर का तो हुआ था अपने रणमल व रतिपाल, रणमल व रतिपाल ये वाला। और ये अपने जालोर विजय ये हुई थी अपने दैया सरदार बीका। तो दोनों आप ध्यान रखें। और देखिए सिवाना का आपको कमेंट करके बताना है, सिवाना पर अधिकार अलाउद्दीन का किसके विश्वासघात के कारण हुआ था? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है अभी आपको। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो देखिए अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर अपने रखा था जलालाबाद। देखिए ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है। उदयपुर का नाम तो बदल कर रखा था किसने? अकबर ने। मोहम्मदाबाद, जालोर का नाम अलाउद्दीन ने रखा था अपने जलालाबाद। और आगे भी आएगा चित्तौड़गढ़ का नाम अपने खिजराबाद ये आएगा, और अपने सिवाना दुर्ग का नाम आएगा खेराबाद। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, किस किस दुर्ग का नाम किस किस ने कौन कौन सा नाम रखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया था? तो देखिए खेराबाद किसका नाम रखा था आपने? सिवाना दुर्ग का। आप ध्यान रखें, सिवाना। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो देखिए जालोर दुर्ग की कुंजी अपने सिवाना दुर्ग को कहते हैं। और देखिए रणथंभौर दुर्ग की अगर कुंजी पूछ ले तो जाइन दुर्ग को कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं अपने सिवाना दुर्ग को। दोनों आप ध्यान रखें। मेवाड़ के किस शासक का दूसरा नाम कालभोज था? तो देखिए कालभोज अपने बप्पा रावल का नाम था। कालभोज अपने बप्पा रावल का नाम था। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा है? तो देखिए रावलपिंडी का नाम अपने मेवाड़ के जो शासक हैं जिनका नाम कालभोज था, इनके नाम पर पड़ा है। तो आप ध्यान रखें, ये रावल शाखा के थे, रावल शाखा के। तो ये रावलपिंडी बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर में हीरो का हार चढ़ाया जाता है? देखिए हीरो का हार ये अपने एकलिंग जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि मेवाड़ के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? मतलब स्वयं अपने आप को दीवान मानते हैं, और ये शासक किनको मानते हैं? एकलिंग जी को शासक मानते हैं। तो आप ध्यान रखें, एकलिंग जी का मंदिर ये अपने उदयपुर में स्थित है, कैलाशपुरी उदयपुर। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की है? तो देखिए नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करने वाले अपने कौन है? कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण कौन थे? ये अपने जो मेवाड़ के शासक है समर सिंह, इनके पुत्र थे कुंभकर्ण। इन्होंने नेपाल में अपने गुहिल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? तो क्या राजकुमारी पूछा है ये। पद्मिनी अपने सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप श्रीलंका की। और ये रानी कहाँ की थी? रानी अपने चित्तौड़गढ़ की रानी थी। जो चित्तौड़गढ़ के शासक थे रतन सिंह, इनकी पत्नी थी ये। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? देखिए गोरा बादल अपने ये रतन सिंह के सेनापति थे, रतन सिंह चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए? तो देखिए सबसे ज्यादा साके अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए। कितने हुए? अपने 3 साके हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और देखिए प्रथम साका की अगर बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका अपने 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तब पद्मिनी के नेतृत्व में तो होता है जौहर, और केसरिया अपने होता है रतन सिंह के नेतृत्व में। देखिए जौहर व केसरिया क्या है? जौहर का मतलब तो हो गया अपने जल जौहर या फिर अग्नि, इसमें कूद कर अपने आप को जला देना या फिर खत्म कर देना। और केसरिया मतलब केसरिया पगड़ी पहनकर एक तरह से जी जान से युद्ध में आर्य पार की लड़ाई लड़के मर जाना, उसको बोलते हैं केसरिया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था?
तो देखिए ये अपने रखा था खिजराबाद, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। जावर में चांदी की खान मेवाड़ के किस शासक के समय मिली? तो देखिए जावर माइंस अपने उदयपुर में है, चांदी की सबसे बड़ी खान है। यहाँ पर मेवाड़ शासक जो राणा लाखा थे, इनके काल में यह खान मिली थी, तो आप ध्यान रखें। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो देखिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कुंवर चूड़ा जो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र। अगला क्वेश्चन है अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, ये दोनों किसकी उपज हैं? तो देखिए बहुत सारी उपजाएं हैं महाराणा कुंभा की, जो प्रमुख ये पूछी जाती हैं। अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, ये अपने महाराणा कुंभा की उपजाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कवि राजा श्यामल दास के अनुसार, जो वीर विनोद के इसका ग्रंथ है, इसके अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कराया था? तो देखिए मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं, इसमें से 32 दुर्गों का अकेले किसने निर्माण कराया था? अपने कविराजा श्यामल दास के अनुसार ये अपने कराया था महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है कुंभा के ग्रंथ संगीत राज के कितने भाग हैं? तो देखिए संगीत राज के अपने 5 भाग हैं, आप ध्यान रखें। मंडन किसका दरबारी कवि था? देखिए मंडन अपने महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था। और अगर पूछ ले कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका वास्तुकार कौन था? ये अपने मंडन ही था, ध्यान रखें आप। रमाबाई किसकी पुत्र थी? तो देखिए रमाबाई अपने महाराणा कुंभा की ही पुत्र थी। ये भी एक संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी रमाबाई। और रमाबाई का अगर उपनाम पूछा जाए तो इसका उपनाम है वागीश्वरी। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण अपने सारंगपुर विजय, जो 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा और जो मालवा के शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट, उसके मध्य 1437 में, इस विजय के उपलक्ष्य में अपने इसका निर्माण कराया था विजय स्तंभ का। चंपानेर की संधि कब हुई? तो देखिए चंपानेर की संधि अपने 1456 में हुई। 1456 गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन और मालवा का शासक अपने महमूद खिलजी के मध्य कुंभा के विरुद्ध हुई थी ये संधि। मेवाड़ का पितृंता किसे कहते हैं? तो देखिए मेवाड़ का पितृंता उदा इसको कहा जाता है। इसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी, इसलिए इसको मेवाड़ का पितृंता कहा जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खानवा का युद्ध ये अपने 17 मार्च 1527 को होता है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध अपने बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें होती है बाबर की विजय। खानवा का युद्ध। खानवा अगर पूछा जाए किस जिले में है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खानवा अपने भरतपुर जिले में है। भरतपुर में भी जो रूपवास तहसील है उसमें पड़ता है खानवा। अगला क्वेश्चन है कर्नल टोड ने किसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा है? तो देखिए सैनिकों का भग्नावशेष यह कर्नल टोड ने अपने जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा, इनको बोला था, क्योंकि देखिए इनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे, 80 से ज़्यादा, तो इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा है कर्नल टोड ने। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजी थी? तो ये अपने भेजी थी हुमायूं को चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था? तो देखिए कौन से वर्ष चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ है? 1535 में। 1535 जब बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था, उसमें केसरिया किसने किया था? रावत बाघ सिंह। और जौहर का नेतृत्व करने वाली है अपने रानी कर्मावती या फिर रानी कर्णावती ये। और देखिए तीसरा साका अगर पूछ ले तो 1568 में हुआ था, ये ध्यान रखें। पहला अपने 1303, दूसरा 1535 और तीसरा 1568। मेवाड़ की वह वीर नारी जिसने महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए बनवीर को अपने पुत्र चंदन को सौंप दिया था। तो देखिए बनवीर को अपने पुत्र चंदन को किसने सौंप दिया था? ये अपने पन्ना दाई ने सौंप दिया था। उदय सिंह की दाई माँ है पन्ना दाई, जिसने अपनी पुत्र चंदन की बलि देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाया था, तो आप ध्यान रखें। और ये उदय सिंह को अगर पूछा जाए कहाँ पर भेज दिया था, तो जो कुंभलगढ़ के थे आशा देवपुरा, इनके पास भेज दिया था, तो आप ध्यान रखें ये। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका ये कब हुआ था? 1568 में हुआ था। अकबर के आक्रमण के समय 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। अकबर की बंदूक का नाम क्या है? तो देखिए अकबर की बंदूक का नाम ने क्या था? संग्राम था। और देखिए इसी बंदूक से जो चित्तौड़गढ़ के सेनापति थे जयमल, इनको घायल कर दिया था अकबर ने। और देखिए जब जयमल घायल हो जाते हैं तो यहाँ के जो वीर कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध करते हैं। कौन? जयमल। यानी कि 2 हाथ तो हो गए अपने जयमल के, 2 हो गए अपने कल्ला जी के। तो इन वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जयमल को इन्होंने कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। तो
उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई देवता, 4 हाथ वाले देवता युद्ध कर रहे हैं, इसलिए इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, वीर कल्ला जी को। अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? तो देखिए इनकी मृत्यु में बताएं 28 फरवरी 1572 को हुई, लेकिन इस दिन त्योहार कौन सा था? तो होली के त्योहार के दिन इनकी होती है मृत्यु, और इसी दिन अपने महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन 142 है, महाराणा प्रताप अंत समय तक किन 2 स्थानों को नहीं जीत पाए थे? तो देखिए अंत समय तक ये चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़, ये 2 ऐसे स्थान है मेवाड़ के जिनको नहीं जीत पाए थे। बाकी सभी स्थानों को इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली से जीत लिया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग व मांडलगढ़ को ये नहीं जीत पाए थे। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? तो ये बनाया था अपने 1585 में, और देखिए ये 1615 अमर सिंह के काल तक ये राजधानी रही थी चावंड मेवाड़ की, तो आप ध्यान रखिए। ये मेवाड़ की वह क्षत्रिय नारी जिसने अपने पति द्वारा सेनानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। तो देखिए ऐसी कौन सी नारी है जिसने अपने पति द्वारा सेनानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था? तो ये अपने हैं सहल कंवर, जो हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, सहल कंवर। और देखिए इनके पति का नाम अगर पूछ ले तो क्या है इनके पति का नाम? रतन सिंह चुंडावत, जो सलुम्बर ठिकाने के ठिकानेदार थे। और देखिए जब राज सिंह जो मेवाड़ के शासक हैं, औरंगजेब के विरुद्ध इनको युद्ध के लिए भेजते हैं रतन सिंह को, तब इन्होंने सेनानी मांगी थी, तो सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था। सेनानी किसकी रचना है? देखिए सेनानी अगर रचना भी पूछ ले तो किसकी रचना है? अपने मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी, तो आप ध्यान रखें। हुरडा सम्मेलन का आयोजन ये कब हुआ है? तो देखिए हुरडा सम्मेलन अपने 17 जुलाई 1734 को इसका आयोजन हुआ था। हुरडा का है अपने भीलवाड़ा में है हुरडा सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता अगर पूछ ले तो अध्यक्षता ये जगत सिंह सेकंड, जो मेवाड़ के महाराणा थे, इन्होंने की थी। क्वेश्चन 147 है, किस राजकुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर के मान सिंह के मध्य 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है? तो देखिए गिंगोली का युद्ध आपको ध्यान में रखना है, यह कब हुआ था? 1807 में हुआ था। किस किस के मध्य? जगत सिंह सेकंड व मान सिंह के मध्य। और कौन सी राजकुमारी के साथ विवाह को लेकर? ये अपने राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर। और कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी ये। जयपुर का कछवाहा वंश अपने को किसका वंशज मानते हैं? तो ये अपने आप को भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश के वंशज मानते हैं। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं कछवाहा वंश। अकबर से अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करने वाला शासक कौन है? तो देखिए अकबर से अपना पुत्री हरकाबाई का विवाह किसने किया था? ये अपने बारमल ने किया था। बारमल का दूसरा नाम क्या मिलता है? बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। और यह विवाह कब होता है? ये अपने 1562 में विवाह होता है। कहाँ होता है? सांबर जयपुर में इसका विवाह होता है, जो आगे चलकर हरकाबाई जोधाबाई के नाम से विख्यात हुई, जिसको मरियम उज़्ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह कछवाहा किसका पुत्र था? तो देखिए मानसिंह कछवाहा ये अपने बारमल का जो पुत्र था भगवंत दास का पुत्र था, यानी कि बारमल इसके दादाजी हो गए। तो बारमल का जो पुत्र भगवंत दास है, भगवंत दास का भी पुत्र कौन है? मानसिंह, यानी कि मानसिंह के पिता का नाम क्या है? भगवंत दास, जिसको भगवान दास के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? तो देखिए फरजंद की उपाधि हम काफी बार देख चुके हैं, मान सिंह को दी थी। फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटा। फरजंद की उपाधि मान सिंह को दी। इसके अलावा 7000 का मनसबदारी भी बनाया इसको। अगला क्वेश्चन है, आमेर के महलों का निर्माण किसने कराया? यह भी अपने मानसिंह ने कराया था आमेर के महलों का निर्माण। पुरंदर की संधि कब हुई? तो देखिए पुरंदर की संधि अगर पूछ ले तो जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। और किन किन के मध्य हुई थी? अपने मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी अपने पुरंदर के किले में पुरंदर की संधि। और देखिए मिर्जा राजा जय सिंह ये अपने औरंगजेब का दूत था, औरंगजेब ने भेजा था इसको। तो मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य जून 1665 में हुई थी ये। किस कछवाहा शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल शासकों के साथ काम किया था? तो देखिए सर्वाधिक मुगल शासकों के साथ काम करने वाला शासक कौन है? कछवाहा शासक ये अपने सवाई जय सिंह। तो आप ध्यान रखें सवाई जय सिंह इसका हो जाएगा सही आंसर। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी है? तो देखिए ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अपने मुगल शासक शाहजहां ने दी थी। तो आप ध्यान रखें शाहजहां। सवाई जय सिंह ने कितनी जगह सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो देखिए सौर वेधशाला का निर्माण इसने 5 जगह कराया था। सबसे पहली सौर वेधशाला अगर पूछ ले इसने कहाँ बनाई थी? अपने दिल्ली में बनाई थी सबसे पहली।
इसके अलावा जयपुर हो गया, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इन 5 जगह इसने सौर वेधशाला का निर्माण कराया था। और सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो कौन सी है? जयपुर की सौर वेधशाला ये सबसे बड़ी है, जिसको जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है, जंतर मंतर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, जीज मोहम्मद शाही किसकी रचना है? तो देखिए जीज मोहम्मद शाही ये भी अपने सवाई जय सिंह की ही रचना है। और देखिए ये क्या है, एक खगोल विद्या पर आधारित ये पुस्तक है, जीज मोहम्मद शाही। और इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम अगर पूछ ले तो नक्षत्रों की शुद्ध सारणी ये भी कहते हैं, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। जयपुर शहर को कब बसाया गया? तो देखिए जयपुर की स्थापना कब हुई? अपने 1727 में हुई। डेट अगर पूछ ले तो 18 नवंबर 1727। और ये किसने की थी? ये अपने सवाई जय सिंह ने ही जयपुर की स्थापना की थी। और वास्तुकार अगर पूछ ले तो कौन थे इसके वास्तुकार? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ये इसके वास्तुकार थे। तुंगा का युद्ध कब हुआ है? तो देखिए तुंगा का युद्ध अपने 1787 में हुआ था। 1787 में तुंगा का युद्ध होता है, किस किस के मध्य? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। प्रताप सिंह अपने जयपुर के शासक हैं। सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य अपने तुंगा का युद्ध होता है। लोक देवता मल्लीनाथ जी किस वंश के शासक थे? तो देखिए मल्लीनाथ जी आपको बताएं लोक देवता भी थे और ये शासक भी थे। किस वंश के शासक थे? अपने ये राठौड़ वंश के शासक थे। और कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे ये मल्लीनाथ जी, तो आप ध्यान रखें। आवल बावल की संधि कब हुई? तो देखिए आवल बावल की अगर संधि पूछ ले तो कब हुई? अपने 1453 में हुई थी, 1453। और किस किस के मध्य हुई थी? अपने मेवाड़ और मारवाड़ इनके मध्य हुई थी। और देखिए मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण के लिए ये संधि होती है। और जो सोजत पाली है इसको इन दोनों की सीमा का मध्यवर्ती बिंदु माना जाता है। और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इस संधि में अपने मुख्य भूमिका निभाने वाली कौन है? हंसाबाई ये अपने मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1459 में इसका निर्माण करवाया था आपने राव जोधा ने। इसकी नींव किसने रखी थी? हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में करनी माता ने इसकी नींव रखी थी। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये बना हुआ है दुर्ग, तो आप ध्यान रखें 1459। और जोधपुर नगर ये भी अपने 1459 में ही बसाया था राव जोधा ने, तो आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश में पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो देखिए राठौड़ वंश का पितृहंता अपने राव मालदेव को कहा जाता है, राव मालदेव को। इसने अपने पिता गांगा की हत्या की थी, राव मालदेव। और देखिए राव मालदेव के कई सारे उपनाम हैं, जैसे भारतीय इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव मालदेव को। और इसको 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता, तो ये सभी मालदेव के नाम है। गिरी सुमेल युद्ध ये कब हुआ था? तो देखिए गिरी सुमेल युद्ध अपने 1544 में होता है, 1544। और ये कहाँ है? अपने जेतारण पाली इस जगह होता है अपने गिरी सुमेल युद्ध। किस किस के मध्य? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। और देखिए मालदेव के सेनापति के नाम भी पूछे जा सकते हैं। मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कुंपा ये अपने मालदेव के बहुत ही वीर सेनापति थे। और देखिए इस युद्ध को शेरशाह सूरी ने जीता था, शेरशाह सूरी ने। और इस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये किस युद्ध की बात कही थी? अपने गिरी सुमेल युद्ध की बात कही थी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इस युद्ध को इसने जीता था। राजस्थान इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध ये अपने उमादे हैं, जो जीवन भर ये मालदेव से रूठी रही थी। मालदेव की रानी है अपने उमादे, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। जेता व कुपा अपने मालदेव के सेनापति हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? देखिए मारवाड़ का प्रताप हो गया भूला बिसरा राजा हो गया, महाराणा प्रताप का अग्रगामी हो गया। ये सभी अपने राव चंद्रसेन जो अपने मारवाड़ के शासक थे, इनको कहते हैं राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। अकबर का नागौर दरबार इसका आयोजन अपने 1570 में किया गया था, 1570, तो आप ध्यान रखें। राजस्थान का ऐसा शक्तिशाली किला जिसने बार बार आक्रमण को झेला है फिर भी ये अजय रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए ऐसा शक्तिशाली किला कौन सा है जिस पर बार बार आक्रमण हुए हैं लेकिन हर बार ये अजय दुर्ग रहा है? मतलब राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग अपने लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग का अपने भरतपुर में है, तो आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन 172 है, जाट वंश का शासन किस रियासत में रहा है? तो देखिए राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें हैं जहां पर गैर राजपूत
वंश का शासन रहा है, तो आप ध्यान रखें गैर राजपूत वंश का शासन अपने एक तो हो गया भरतपुर, एक हो गया अपने धौलपुर, और यहाँ पर जाट वंश का शासन रहा है, तो आप ध्यान रखें ये। महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ हुआ है? तो देखिए प्रथम बार राज तिलक अपने होता है गोगुंदा में, आप ध्यान रखें गोगुंदा। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो देखिए बाबर की सेना को राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में पराजित किया था, बयाना के युद्ध में, जो कब होता है अपने 1527 में ही होता है। अपने खानवा का जो युद्ध हुआ था उससे पहले फरवरी 1527 में होता है। और खानवा के युद्ध में तो होती है अपने बाबर की विजय, लेकिन बयाना के युद्ध में अपने होती है सांगा की विजय, तो आप ध्यान रखें ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय अपने किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो देखिए राजस्थान के आमेर राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपने हरकाबाई बारमल की पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो देखिए महारावल अपने डूंगरपुर राज्य के शासकों को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो देखिए जयपुर को हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, इसको गुलाबी रंग अपने सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था, सवाई राम सिंह द्वितीय, तो आप ध्यान रखिए। चिपको आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो देखिए चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मारवाड़ रियासत में हुआ। शासक कौन थे उस समय? अभय सिंह थे। कब हुआ? 1730 में हुआ। और क्या था ये चिपको आंदोलन? तो देखिए खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी सहित अनेक लोग वहां पर जान दे देते हैं अपनी, तो ये चिपको आंदोलन 1730, मारवाड़ रियासत, अभय सिंह। जेंटलमैन एग्रीमेंट ये कब हुआ था? अपने सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था। किसके मध्य? तो देखिए ये हीरालाल शास्त्री, इनके और जयपुर के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इस समझौते में क्या था कि जयपुर जो प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन देखिए जयपुर प्रजामंडल ने तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन जो बाबा हरिश्चंद्र इनके द्वारा आजाद मोर्चा का गठन किया गया था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो आप ध्यान रखें। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान की प्रथम सती, देखिए यहाँ पर ये भी गलत लिख दिया है मैंने। देखिए जल्दबाजी में कुछ शब्द अक्सर गलत लिख दिए जाते हैं, तो आप इनको इग्नोर कीजिए। राजस्थान की अंतिम सती है, यहाँ पर राजस्थान की अंतिम सती पूछा है, ये कौन है? अपने रूप कंवर कहाँ से संबंधित है? अपने देवरला सीकर, देवरला गांव सीकर से संबंधित है। और ये सती कब होती है? अपने 4 सितंबर 1987 इस दिन होती है अपने सती, जो राजस्थान की अंतिम सती है, तो आप ध्यान रखें। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो देखिए विराटनगर, जिसको बेराठ नाम से भी जाना जाता है, बेराठ, ये अपने मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 185, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता अपने घग्गर नदी के समीप विकसित हुई। ये कहाँ है अपनी सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले में। जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए किस सभ्यता से मिले अपने? ये अपने कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता किस जिले में है? तो देखिए आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर जिले से संबंधित है। नदी पूछ ले तो अपने आहड़ नदी है। और देखिए आहड़ नदी के बारे में आप जानते होंगे, जब ये उदय सागर के आगे निकलती हैं, उदय सागर के बाद इस नदी को बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर तक तो ये अपने आहड़ नदी के नाम से जानी जाती हैं, और उदय सागर झील के आगे इसको बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। और देखिए आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आगाटपुर, इन आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबरू शिलालेख की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो देखिए बाबरू शिलालेख अपने बेराट सभ्यता से संबंधित है। इसकी सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन है? कैप्टन बर्ट, और खोज की थी अपने 1837 में, तो आप ध्यान रखें कैप्टन बर्ट। किस सभ्यता से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये भी अपने बेराट सभ्यता जयपुर से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, ये सभी किस सभ्यता के स्थल हैं? तो ये भी अपने बेराट सभ्यता जयपुर के ही स्थल हैं। गणेश्वर सभ्यता, इसका संबंध अपने सीकर जिले से है, सीकर जिले से, और ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। जोधपुरा सभ्यता स्थल किस जिले में है? देखिए यहाँ पर जोधपुरा है, ना कि जोधपुर, तो आप कंफ्यूज मत होना। जोधपुरा सभ्यता स्थल अपने जयपुर जिले में, साबी नदी के किनारे, तो आप ध्यान रखें जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं?
देखिए प्राचीन भारत का टाटा नगर इस नाम से जाना जाता है अपने रेड सभ्यता टोक को। और देखिए यहाँ से लोहे के विशाल मात्रा में भंडार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह समाचार पत्र जिसे बाद में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। तो देखिए ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसे बाद में तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। तो देखिए सबसे पहले ये नवीन राजस्थान, इसको 1920 में शुरू किया था और इसके कुछ समय बाद ही इसको तरुण राजस्थान नाम से संपादित किया जाने लगा। और देखिए ये जयनारायण व्यास जो हैं ब्यावर से इसे तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित करने लगे, तो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं। तो देखिए रणथंभौर दुर्ग की चाबी आ जाए तो अपने जैन दुर्ग को कहते हैं, और जालोर दुर्ग की चाबी आ जाए तो अपने सिवाना दुर्ग को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा अपने जैन दुर्ग। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अपने गायत्री देवी हैं, जो जयपुर के शासक थे मानसिंह सेकंड, इनकी पत्नी है ये गायत्री देवी। अगला क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून किसे कहते हैं। तो देखिए जाटों का प्लेटो और अफलातून इस नाम से अपने ये जाना जाता है सूरजमल को, जो भरतपुर के शासक थे, भरतपुर जाट वंश के शासक थे ये। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर किले व डीग के जलमहलों का निर्माण किसने कराया। देखिए भरतपुर किले व डीग के जलमहलों का निर्माण अपने सूरजमल ने ही कराया था, सूरजमल। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए जो बीकानेर के राठौर वंश का शासक था लूणकरण, लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और ये किसने कहा था सर्वप्रथम, ये बिट्ठू सूजा ने, बिट्ठू सूजा ने इसको सर्वप्रथम कलयुग का कर्ण कहा था। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड का संरक्षक कौन था। तो देखिए जयपुर का जो राम सिंह सेकंड है ये कम उम्र में ही शासक बने थे ये, तो इनका संरक्षक था अपने जॉन लुडलो, जॉन लुडलो हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान इतिहास के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी PDF व महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।